गुड मॉर्निंग। तो बंद कर दीजिए दरवाजा। कल हम लोग ये देख रहे थे कि जो भी बच्चे आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या करना चाहिए, और कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। ठीक है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है जैसे ही कोई क्वेश्चन मिलता है बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो कल मैं पहले जो कल हमने किया है 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट कि जो लोग कल नहीं आए थे बैकग्राउंड मिल जाएगा। 1 मिनट प्रवीण जी, इनको भी 2 सीट दे दीजिए कल वाला। अच्छा मिल गया। तो कल हमने ये देखा कि जैसे ही पहले क्वेश्चन मिलेगा हमें क्वेश्चन की ओर जंप नहीं कर जाना है, बट 2 मिनट हमें समय लेना है और उस 2 मिनट में हमें प्लान करना है, हमें समझना है कि क्वेश्चन चाहता क्या है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है क्या, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब कह देने से ही तो नहीं हो जाएगा कि क्वेश्चन का डिमांड हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए बट उससे पहले हम लोगों को ये देख रहे थे कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है जब वो एक आंसर लिखने जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो सबसे पहले बच्चे को डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ये आप लोगों ने ही सजेस्ट किया, सारे बच्चों ने बताया कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम समझ में, मैं जब आंसर लिखने बैठता हूं तो मुझे क्या क्या समझ में नहीं आता। फिर मैं स्टार्ट कैसे करूं, इंट्रो में क्या लिखूं ये पता नहीं चलता। फिर बच्चों को ये नहीं पता चलता पॉइंट वाइज लिखूं कि पैराग्राफ वाइज लिखूं। फिर ये नहीं पता चलता कि सब पॉइंट्स कैसे लिखूं। फिर सीक्वेंस ऑफ आंसर मेरा क्या होगा ये नहीं पता होता है। फिर उसमें इनोवेशन के नाम पे हम क्या डालें, मार्क्स और पेज, कितने मार्क्स पे कितना पेज लिखें ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, यूज ऑफ वर्ड, क्या हमें कोई पर्टिकुलर कीवर्ड या प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए, या स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या डायग्राम हमें पुट करना होता है, अंडरलाइन किसको करना है, या डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस कैसे होता है, ग्राफ डायग्राम फ्लो चार्ट ये पुट करना है नहीं करना है। और फिर एक क्वेश्चन आया कि बक्सा, हम जब कोई भी एक डायमेंशन लिखते हैं तो उसमें बॉक्स बनाना है क्या, तो उसकी बात हमने की। और कंक्लूजन वे फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं। ऐसे कुछ 15 डाउट बच्चों के जनरली होते हैं। हमने एक एक करके बात स्टार्ट किया कि हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने कहा कि जैसे ही हमें कोई क्वेश्चन मिलता है हमें सबसे पहले क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है। तो स्टेप 1 क्या है, क्या डेडिकेट करना, 2 to 3 मिनट्स। अभी जब हम शुरुआत में लिखेंगे तो 3 मिनट हम डेडिकेट करेंगे क्वेश्चन पे। दूसरा, जब हम उस 3 मिनट में क्या करेंगे, तो 3 मिनट में हम उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझने के। अब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमारा पहला है, पहला पॉइंट, पहला स्टेप कि कोई भी क्वेश्चन का हमें क्या समझना है, सेंट्रल थीम। उस क्वेश्चन का सेंट्रल थीम क्या है, और वो एक वर्ड से हमें पता चल जाएगा। अब हमने कल ये देखा था कि सेंट्रल थीम क्या हो सकता है। तो कल पहले वाले क्वेश्चन में सेंट्रल थीम क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, दूसरे थीम में क्या है, ट्राइबल प्रोटेस्ट। तीसरे में क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857। चौथे में क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन। पांचवे में क्या था, ऑकस। छठे में क्या था, एमएसपी। सातवें में क्या था, डेप्रिसिएशन। आठवें में क्या था, पॉवर्टी। नाइन्थ में क्या था, प्लानिंग। 10th में क्या था 11th एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 12th गवर्नर। 13 गुड गवर्नेंस। 14th 15th। तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई थी कि मैं क्वेश्चन देखते सबसे पहले सेंट्रल थीम क्या आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए, कहां के चला गया सभी, हाँ, उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल थीम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कि किसके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अब जब हमने सेंट्रल पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया, सेंट्रल पिलर, तो उसके बाद हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे, सब पार्ट। हम क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने फिर एग्जाम्पल पे गए और हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने कल ब्रेक किया।
हमने देखा पहला क्वेश्चन था, हमने देखा पहला हमने सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो पहला पार्ट क्या है, 1 यही है। सेकंड क्या है, सेलिएंट फीचर्स हमें लिखना था पाला पीरियड का, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कंपेयर करना था। चौथा पार्ट इसका क्या था, हाउ पाला आर्ट इज एसोसिएटेड, और पांचवा पार्ट क्या था, कंक्लूजन। तो कल हमने यही 5 ब्रॉडर क्वेश्चन देखा कि इसमें, फिर हमने इसको भी ब्रेक किया, तो हमने फाइंड किया क्या, पहला पार्ट तो हमारा क्या है, ट्राइबल प्रोटेस्ट। दूसरा कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था। तीसरा उसको एग्जामिन करना था। चौथा में हमने यहां देखा कि चौथा एक कॉज और पांचवा रिजल्ट। फिर छठा हमने यहां देखा क्वेश्चन कह रहा था कि क्या संथाल रिवोल्ट सेम एज फेलियर ऑफ मुंडा रिवोल्ट, तो हमारा क्वेश्चन मार्क था, तो हमें इसका दोनों साइड दिखाना था कि यस दोनों सेम है। तो यस एक हमारा छठा क्वेश्चन कहां हो गया ये, हाँ छठा एंड सातवां यस एंड नो, और आठवां कंक्लूजन। तो एक ही क्वेश्चन में हमने कितना देखा, 8 क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, आप लोगों ने होमवर्क किया है ये, ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट पे 4 से लेकर 4 तक किया था ना कल, तो आज हम लोग बाकी क्वेश्चन को तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी हाँ हम लोग थे 4 तक कर चुके थे ना, चलिए 5 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग, हाँ हाँ प्लीज बैठिए, आज हम लोग किसको तोड़ेंगे, पहले ये पूरे 15 क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का थीम क्या है अपना, सेंट्रल पॉइंट क्या है, ऑकस। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या आंसर करना है एग्जामिनर को, ऑकस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल ऑकस अलायंस विल डू, तो इसका मतलब इसका दूसरा पार्ट है कि ऑकस अलायंस क्या करेगा, ये सेकंड पार्ट हो गया मेरा। तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस फॉर वर्ल्ड, तो ये चौथा, एंड स्पेशली फॉर इंडिया, तो ये कितना हो गया, 5वां पार्ट। क्लियर है। फिर वाई चाइना आर्ग्यूज अगेंस्ट दिस अलायंस, ठीक है, तो ये क्या है, छठा हो गया। और इसका कंक्लूजन 7th हो गया। क्लियर है, यहां कोई डाउट, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, और मैं धीरे चल रहा हूं क्योंकि आप लोग के लिए बहुत नया है। आज जब दिमाग में 2 क्लास में बैठ जाएगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी, तो पहला क्या है, एमएसपी। उसके बाद क्या है, व्हाट आर वेरियस इश्यूज दैट प्रिवेंट एमएसपी फ्रॉम बिकमिंग अ मैकेनिज्म ऑफ इनकम सपोर्ट फॉर द फार्मर, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, वेरियस इश्यूज, ठीक है। और उसमें भी पर्टिकुलरली कह रहा है कि कैसे इनकम सपोर्ट फॉर द फार्मर्स नहीं बन रहा है। तीसरा ऑल्सो मेंशन rational and challenges behind the legal guarantee for MSP, तो हमें तो रैशनल पहले बताना है, तो ये तीसरा, और चैलेंजेस चौथा। 5वां क्या हो जाएगा हमारा, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। मैं अब बाद में डिस्कस करूंगा कि वे फॉरवर्ड कहां लिखते हैं और कंक्लूजन कहां लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, ठीक है, यही था ना 7 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, तो पहले हमें तो समझाना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। तो ये और ये भी हम लोगों ने कल बात किया था कि जो हमारा पहला हमारा जो सेंट्रल थीम है वही हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोडक्शन। अभी हम वापस उस पर दोबारा आऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, व्हाट आर द मेन रीजंस, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर तीसरा क्या है, हाउ इट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा क्या है, व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू काउंटर द डेप्रिसिएशन, तो ये कितना हो गया, चौथा। और 5वां क्या है हमारा, कंक्लूजन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे रोक लीजिएगा। ठीक है,
गुड मॉर्निंग ज्योति। चलिए अब बताइए, इसमें पहला क्वेश्चन पॉवर्टी, दूसरा वेरियस मेथडोलॉजीज प्रपोज्ड बाय वेरियस कमिटीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी। सेकंड, हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी कमिटी बनी। और अब यहाँ पे हमें बात, अभी मैं आऊंगा इस पे, थोड़ा वापस में हम लौटेंगे इस पे, ठीक है। तीसरा, what are the reasons that poverty still exists in India। तीसरा, suggest action required to address the prevalent issue। चौथा, ठीक है। पांचवा, कंक्लूजन। अब अगेन हम ये बाद में देखेंगे कि हमें कंक्लूजन लिखना है कि नहीं, बट जनरली हमें उसको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो आऊंगा मैं उस पे, अभी क्वेश्चन के अंदर हम गए नहीं है, हम अभी बाहर ही देख रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डोंट वरी। आप कल आई एम श्योर 1.5 घंटा आप लोगों ने बिताया तो कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। तो आज भी 1.5 घंटा दीजिए, आई एम श्योर आप और कॉन्फिडेंट होंगे। और जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार प्लीज आज घर पे जाके यूट्यूब पे ऑलरेडी है, देख लीजिएगा, ठीक है। बट आज बैठे भी आप क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन चीजों को एक बार रिवाइज ऑलरेडी काफी कर चुका हूं, आगे भी करता चलूंगा। अब इसका बताइए, पहला, दूसरा, व्हाट शुड बी गिवन इम्पोर्ट, अच्छा प्लानिंग इन इंडिया, दूसरा इम्पैक्ट, तीसरा इंपॉर्टेंस, ठीक है। इन इंडिया गिव सजेशन व्हाट नीड टू बी डन। 4 हो गए, ठीक है। पांचवा क्या हो गया, कंक्लूजन। छठा, आगे बढ़ते हैं। 10th बताइए, इंडियन एग्रीकल्चर, पहला, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा, ठीक है। तो अब जब हम इंट्रो लिख रहे होंगे तो हमारा फोकस कहां होगा, पहले इंडियन एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अब ऑल्सो गिव डिटेल्स अबाउट रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम इन एग्रीकल्चर, तीसरा। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, चौथा। और पांचवा क्या हो गया, कंक्लूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या 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 कह रहे हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रीसेंट टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन यहां पे गलत हो गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज मतलब वो कहनी कह रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पहले तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही समझाइए एग्जामिनर को कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद क्या कह रहा है, मेंशन वेरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। तो हमें बताना है क्या, वेरियस प्रॉब्लम। तीसरा, ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस स्टेप टेकन फॉर द इंप्रूवमेंट। तीसरा, विथ रिफॉर्म एक्ट ब्रॉट इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। तो इसमें हमें देखो 2 चीजें हैं, ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस टेकन इंप्रूवमेंट अलोंग विथ, तो यहां 2 पार्ट हो गया, ठीक है। तीसरा एंड चौथा। हमें बहुत सारे स्टेप लिखने हैं रिफॉर्म, बट साथ साथ हमें रिफॉर्म को भी कंसीडर करना है, ठीक है। चौथा हो गया। और पांचवा क्या हो जाएगा अपना, कंक्लूजन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे क्या है, गवर्नर इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अब ये देखो, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ मुझे पता है, समझ। अब क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब गवर्नर इज नॉट पॉलिटिशियन बट काउंसलर एंड आर्बिट्रेटर, डिस्कस, ठीक है। अब इसमें कैसे तोड़े, पहला तो हमें, चलो हमने बता दिया कि गवर्नर साहब कौन है, क्या है, बेसिक बातें बता दी। अब वो कह रहा है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। इस बात को हमें क्या करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है कि गवर्नर पॉलिटिशियन कैसे नहीं है। तो हमें बताएंगे कि उनकी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है, ठीक है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या है। हम अब देख रहे हैं, बट काउंसलर एंड आर्बिट्रेटर, तो इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नर, वहां पे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या होते हैं, उनके एजेंट हम नहीं कहेंगे, ठीक है, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उसको एजेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अवॉइड कीजिए जब तक कि क्वेश्चन में ही ना पूछा गया हो। ऑलरेडी बीपीएससी एक बार पूछ चुकी थी, ठीक है, उसके बाद इस पे काफी बवाल भी मचा,
क्योंकि उसमें वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, तो हमें ये वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें अब पहले यहां बताना है कि गवर्नर कौन है। क्या भाई पॉलिटिशियन, दूसरा पार्ट क्या है कि पॉलिटिशियन नहीं है, इस बात को हमें बताना है। और फिर बताना है कि वो है क्या। ये अब जब हम लोग इसके कंटेंट में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे जाएगा। बट जब एक लाइनर क्वेश्चन वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसको हमें कैसे ब्रेक करना है। तो 3 डायमेंशन हमें यहां पे 3 सब पार्ट्स हो गए। पहला गवर्नर, दूसरा कि गवर्नर एक पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, उस बात को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और तीसरा कि गवर्नर क्या है, आर्बिट्रेटर है, इस बात को आप बताइए। ठीक है, चौथा आप क्या देंगे, वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहां पे आप क्या बताएंगे वे फॉरवर्ड में कि अलग अलग कमिटीज के रिकमेंडेशन। ठीक है, सरकारिया कमेटी ने क्या कहा है, पुंछी कमीशन ने क्या कहा है, ठीक है, ये सब के बारे में, या एआरसी ने क्या कहा गवर्नर पे। ठीक है, ये सब पे हम अलग अलग बात कहेंगे। और वहां भी जब हम बात करेंगे तो हम ब्लैंकेट नहीं बोलेंगे, बट हम बताएंगे कि अपॉइंटमेंट पे क्या कहा है, उनके रिमूवल पे क्या कहा है, यूज ऑफ आर्टिकल 356 क्या कहा है, ये सब पे हम अलग अलग बाद में बात करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1। ठीक है, दूसरा मेंशन मेन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, तो यहां पे क्या हो गया, दूसरा। फिर बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, थर्ड। ऑल्सो गिव डिटेल्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये 4 हो गया। और 5वां क्या हो गया, कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में बताइए, पहला क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है, मेंशन एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन, तो हमारा क्या हो गया, दूसरा एंड। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम। ध्यान रखना है इस बात को, ये रिसेंट बात कर रहा है, मतलब रिसेंट कहने का मतलब एक डिकेड में क्या हुआ है। ठीक है, रिसेंट कहने का मतलब नहीं कि 20 में, मतलब रिसेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा। मेंशन अबाउट, बट जब आप रिसेंट टाइम की बात करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है उस बातों को ज्यादा मेंशन करें। ठीक है, मेंशन वेरियस गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट नैनो टेक्नोलॉजी, 5वां। और छठा क्या हो जाएगा इसका, कंक्लूजन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पहला, ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे इस साल आए या अगले साल आए। बट अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन आप देखेंगे 67th में भी आ सकता है मेंस में, और उसमें छूट गया तो 68 में आएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहला है क्या, अर्बन फ्लड। दूसरा क्या कह रहा है, मेजर रीजन। ठीक है, तीसरा कह रहा है देखो, अर्बन फ्लड्स आर मैन मेड लाइक overstress drainage plant construction and no natural buffers come in। तो देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, कह रहा है मेजर रीजन फॉर अर्बन फ्लड्स आर मैन मेड, तो इसने ऑलरेडी क्या किया है, दिया हुआ है। अब हमें उसको क्या करना है, कल हमने क्या देखा था, एविडेंट किया था, हमने क्या था ना, पुलिस इज अंडर स्टाफ एंड ओवरबर्डन, तो हमने क्या दिया वहां, एविडेंस। तो यहां हमें क्या करना है, रीजन्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमें अर्बन फ्लड समझा देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अर्बन फ्लड का जो है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है। तो जब आपने अर्बन फ्लड बता दिया कि अर्बन फ्लड का मतलब क्या होता है, तो उसमें आपको समझाना होगा, एग्जामिनर को एक स्टेप आगे आपको बताना होगा कि सर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि सर आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली ये घटनाएं घटी हैं। एग्जाम्पल अभी आपने बेंगलुरु में देखा, तो आप लिखेंगे कि अर्बन फ्लड को डिफाइन करने के बाद आप बताएंगे कि रिसेंटली, अब ईयर बताइए, अर्बन फ्लड्स आर वेरी कॉमन। 2022 में कहां आया, बेंगलोर में, उसके पहले जम्मू कश्मीर में, उसके पहले चेन्नई में। ठीक है,
मुंबई में, तो सबके ईयर लिखते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आए कि आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फिर आप लिखेंगे कि मेजर रीजंस, तो रीजंस हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ रीजंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्या है पहला, ओवर स्ट्रेच्ड ड्रेनेज, तो ये हमारा, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे इट लीड्स टू अर्बन फ्लडिंग। फिर कह रहा है एंड नो नेचुरल बफर्स, जैसे वेटलैंड को डिस्ट्रक्शन हो गया। चेन्नई के जब केस आया तो क्या देखा, पूरा शहर का वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, इसलिए जो उसकी सोकिंग कैपेबिलिटी थी वो बची नहीं थी, सब कंक्रीट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा पांचवा में आप लिखेंगे अदर रीजंस आर, और जो आपको पता है वो कॉमा 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 करके आप एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ब्रॉडली आपका ध्यान कहां रखना है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऑलरेडी कि भाई मुझे तुम्हारा रीजन नहीं जानना है, मुझे पहले ये बताओ जो मैंने रीजंस पूछे हैं मुझे उसको एक्सप्लेन करो, उसमें डेटा दो, एविडेंस दो, एग्जांपल्स दो। ठीक है, और उसके बाद में एक और नो अदर रीजंस डाल के आप पुट कर सकते हैं। और पांचवा आप क्या देंगे, वे फॉरवर्ड, यहां लिखेंगे आप, या मेजर्स आप लिखेंगे कि हमें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये पूछा नहीं है आपको, लेकिन आपको ये आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने ब्रॉडली देखा। पहले ये समझा कि हमें कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो पहला स्टेप क्या है हमारा, अब इधर मेरे साथ आ जाइए सब। पहला स्टेप क्या था, हमें पहले कितना मिनट लेना है, 2 to 3 मिनट। उस 2 to 3 मिनट पे हमें क्या करना है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, डिमांड। आज के बाद जब भी क्वेश्चन देखो तो एक वर्ड बार बार गूंजना चाहिए दिमाग में कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। मैं वो नहीं लिखूंगा जो मैं जानता हूं, मैं वो लिखूंगा जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है, आगे उसके बाद अब क्वेश्चन को है कि अंडरस्टैंड डिमांड करना है, तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। पहला स्टेप क्या हमारा था, हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, सब पार्ट्स। तो ये दो काम हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट थे कि इंट्रो कैसे लिखें, यही था। तो हमारा ये बाकी हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि 4 क्वेश्चन का क्या लिख के लाएं, इंट्रो। अब उसको भी थोड़ा एक बार हम लोग ब्रॉडली देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था। अब हाँ, अब यहां ये भी मैं थोड़ा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें मैंने क्या बताया कि मान लिया आपने कंपोनेंट तोड़ लिया, पहले क्वेश्चन का कंपोनेंट है ये पहला क्वेश्चन, तो जब आप आंसर लिखते हैं तो आप प्रॉपर आंसर 1। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया कि हमारा पहला थीम क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला एकदम पैराग्राफ वाइज मूव कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑलवेज मूव्स विद पैराग्राफ। तो हमने पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया, जो हमारा सेंट्रल थीम था। सेंट्रल थीम क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाला पीरियड। तो हमने बताया, ये देखिए ब्रॉडली उसको हमने एकदम अच्छे से लिख दिया, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाला पीरियड, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि सर आपने जो पूछा है मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है, प्लीज मुझे मार्क्स दीजिए। क्लियर है। और उसमें हमने फिर बताया कि पाला पीरियड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए पाला पीरियड क्या था, और उसके बाद सेलिएंट फीचर्स स्टार्ट हो जाइए। अब वहां 1 2 3 4 पॉइंट अलग अलग डायमेंशन पे आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए मिक्स यूज ऑफ क्या है, पैराग्राफ एंड पॉइंट्स। फिर ये हो गया। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, कंपैरिजन। तो फिर हमने क्या बनाया, प्रॉपर सब हेडलाइन। ठीक है, फिर हमने एग्जामिनर को कहा कि सर देखिए आपने तीसरा क्वेश्चन पूछा था, मैंने आइडेंटिफाई किया और मैं यहां से लिख रहा हूं, आपको देखने में बहुत आसानी होगी, प्लीज मुझे मार्क्स दीजिए। ठीक है, फिर हमें एग्जामिनर को याद दिलाते रहना है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या था कि एसोसिएशन ऑफ
पाला आर्ट विथ डिफरेंट फेथ, फिर हमने उसका एक डायमेंशन बनाया, सब पार्ट बनाया, फिर हमने एग्जामिनर को कहा कि सर मैंने लिखा है, मार्क्स दीजिए, और लास्ट में हमने कंक्लूड किया। यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, कोई कंक्लूजन हम प्रॉपरली लिखते हैं, बट मेरा कहना है आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से लास्ट पैराग्राफ टू कंक्लूड लिखते हुए, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, बट अभी सिंस आप नए हैं मैं आपको लिखवाऊंगा सो दैट कि दिमाग में फिट हो जाए, और बाद में धीरे धीरे मैं उसको वहां से हटा लूंगा। क्लियर है? तो कल हमने ये बात किया था। अब हमने देखा था कि जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमारा क्या थीम होता है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम बात करते हैं। तो पहले हमने देखा कि पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंट्रल पिलर क्या है। तो जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया सेंट्रल पिलर, हम उसी से अपना क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। दूसरा हमने देखा था कि कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल दिया था कल आपको, पुलिस का एग्जांपल लिया कि पुलिस इज अंडरस्टाफ्ड एंड ओवरबर्डन, डिस्कस द मेजर इशू एसोसिएटेड वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने वहां देखा क्या क्या पूछा था, पुलिस इज अंडरस्टाफ्ड एंड पुलिस इज ओवरबर्डन। तो हम यदि इंट्रो में ही एग्जाम्पल दे एविडेंस कि पुलिस कैसे अंडरस्टाफ्ड है, पुलिस कैसे ओवरबर्डन है, तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, और एग्जामिनर भी समझ गया कि मैं इस लाइन का मीनिंग मेरे को समझा दिया है। क्लियर है? आगे फिर हम बढ़ गए थे। अब हमने देखा था, इसी में एक और चीज देखा था कि एक ही क्वेश्चन का मे बी सेंट्रल थीम सेम हो, बट क्वेश्चन में कुछ और कंपोनेंट दिया हो जिसके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमारा कैसे इंट्रो चेंज हो जाएगा। हमने कल दो एग्जांपल लिया था। पहला एग्जांपल क्या लिया था कि वाटरवेज आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये क्वेश्चन हमने लिया। तो उसमें हमने आपको दिखाया कि ये लिया था कि चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमने क्या किया, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज पुट किया, और इसके पर किलोमीटर पे क्या खर्च आता है वो हमने एविडेंस दे दिया, हमारा काम हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, लेकिन सेंट्रल थीम क्या था, वाटरवेज, बट उसमें क्या कनेक्टेड था, आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वहां मेरा ये एविडेंस काम आया। बट फिर मैंने पूछा वाटरवेज आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन था। वहां भी सेंट्रल थीम क्या है, वाटरवेज, बट हमने अलग चेंज कर दिया उसको। तो उसके लिए क्या मैं इस डायग्राम को यूज करूंगा, नहीं, उसके लिए हम अलग यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है, rather than कि मैं क्या जानता हूं। क्वेश्चन में चेंज, मेरा आंसर चेंज। और उसमें मैंने ये डायग्राम यूज करने की बात कही कि आप पैराग्राफ में लिखो, उससे अच्छा कि डायग्राम यूज कर दो, एग्जामिनर को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा एकदम। और इसमें आप नीचे लिखोगे कि फिगर रिप्रेजेंट्स दिस। ठीक है, तो शुरुआत में आपने एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है, इसमें वाटरवेज के बारे में बताया, और फिर बताया कि ये वाटरवेज कैसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें ये आपने डायग्राम बनाया। लेकिन जब डायग्राम बना दोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म, कल हम लोगों ने इन्हीं बातों को डिस्कस किया था, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ पूछिए, कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। अब हम लोग कहां थे, क्लियर है यहां तक? अब इंट्रो में एक और बात आ सकती है, तो ये चौथा पॉइंट लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में तीन बात हमने कल डिस्कस कर ली थी, एक और था जो छूट गया, आई थिंक हम, हाँ, हमने कहा था मान ले कोई क्वेश्चन में क्या देखा, डिफाइन ही करने को पूछ दिया, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज एथिक्स। एक क्वेश्चन इसमें भी देखा आपने, तो सिंपल उसमें। अब आप सोचोगे भाई इतना सिंपल कैसे पूछ सकता है, हमको वहां ये नहीं समझना है कि वो कैसे पूछा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें उसको आंसर करें। पॉवर्टी पूछा है, हम पॉवर्टी डिफाइन कर देंगे। एथिक्स पूछा है, मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, और डिफाइन करने के साथ साथ मैं क्या लूंगा, एग्जाम्पल। ऑलवेज ऑलवेज जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल मस्ट लिखे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन जैसे ही आपने किया, इट मस्ट बी
एविडेंट विथ एग्जाम्पल, कुछ भी जो कंसेप्ट है उसका एविडेंस, एग्जाम्पल, डेटा आपको देना ही होगा। आपने कहा पॉवर्टी, पॉवर्टी डिफाइन किया, ठीक है, पॉवर्टी का एग्जाम्पल आप दीजिए या पॉवर्टी का डेटा दीजिए जिससे पता चल सके कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल देंगे और अच्छा होगा, एग्जाम्पल प्लस डेटा दे देंगे और अच्छी बात होगी, बट एटलीस्ट वन जरूर दीजिए। क्लियर है? आप मान ले, देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मान ले क्वेश्चन किसी तरह से कह रहा है, कंपैरिजन करा रहा है आपको पॉवर्टी को, कि मान ले क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है बट खत्म नहीं हुआ है, मान ले ऐसा कोई क्वेश्चन का पार्ट कह रहा है, तो इंट्रो में ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिक्लाइन पॉवर्टी हुआ है बट खत्म नहीं हुआ है, मींस कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा जा रहा है मेरा, तो मैं इंट्रो में पॉवर्टी को क्या किया, पहले तो बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब मुझे वहां लेके आना है डेटा जो इस बात को उस डायरेक्शन में जा रहा हो। तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि नहीं, जब हम आजाद हुए तो उस समय क्या था, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, या कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन ही पुअर थी, और अब आज 2022 में हमारे कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। चाहे आप तेंदुलकर कमेटी की बात ले लें या रंगराजन कमेटी की ले लें, किसी कमेटी की बात ले लें, आप वहां पे कंपैरिजन दिखा सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि एलिमिनेट नहीं हुआ है, मतलब ये जितना परसेंट पॉपुलेशन है इसका मतलब कि एलिमिनेशन नहीं हुआ है, बट हाँ डिक्लाइन जरूर हुआ है। क्लियर है? या आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन और आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहता है कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है बट डेवलप्ड नेशन से आज भी कम है, कुछ क्वेश्चन इस तरह जा रही है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, डेटा कहां से लेंगे, आजादी से। 1950 में हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 1947 में 30 साल 32 साल, आज हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या है 69 70, बट डेवलप्ड नेशन की इससे भी ज्यादा है। तो वो एविडेंस हमें लेके आना ही होगा टू प्रूफ, ठीक है। हवा में बातें नहीं करनी है, हमें हमेशा क्या यूज करना है, डेटा, हमें हमेशा क्या यूज करना है, एविडेंस। क्लियर है? ये डिफाइन वाला बात क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है मेरा, करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड। अब हम मान लीजिए अर्बन फ्लड वाला था, ठीक है, या अभी हम मान ले रिसेंटली दे दें कि चाइना और भारत की जो रिलेशन है वो बहुत डिटोरिएट हुए इन रिसेंट टाइम, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज जो रिसेंट हुई हैं घटनाएं, ठीक है, आप बताएंगे कि हाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ, कल परसों ही हुआ है, कल 9 या 10 को हुआ है, 12 को हुआ है, ठीक है, तवांग में, फिर बताएंगे उससे पहले कहां हुआ, गलवान में, उससे पहले कहां हुआ, बताइए, लद्दाख में नहीं, लद्दाख में तो कहां, डी से क्या है, अरे जो भूटान बॉर्डर पे हुआ, डोकलाम। तो ये तीनों इवेंट को बताइए, बताइए कि बहुत, मतलब हम जब 90 जो हमारे उससे वॉर हुआ 1960s में, उसके बाद हमारे कभी भी बॉर्डर पे बहुत ब्लड बात नहीं हुआ, बट गलवान में क्या हुआ, 20 लोग से ऊपर की मौत हो गई। उस साइड का डेटा हमें पता नहीं है। दिस शोज दैट इंडिया चाइना रिलेशन इज डिटोरिएटिंग। तो आप क्या यूज कर रहे होंगे वहां, करंट अफेयर। तो देखना है, अब ये नहीं कि इंडो चाइना लग गए एकदम, अरे भाई रिसेंट क्या हुआ है समझाइए, कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाएंगे तो आप प्रॉब्लम में है। अर्बन फ्लड मैंने एक्सप्लेन कर दिया,
बट अर्बन फ्लड पूछा ही मेरे से एग्जामिनर ने क्यों है, ये बात उनको बताना जरूरी कि सर आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो अर्बन फ्लड के थ्रू, वो मैं समझ गया हूं। क्यों? क्योंकि अर्बन फ्लड रिसेंटली आया था। और 4-5 एग्जाम्पल पुट कर दीजिए, चाहे वो बेंगलुरु का हो, चेन्नई का हो, जम्मू कश्मीर का हो, या मुंबई का हो, या पटना का हो, केरल का हो, आप बताइए। क्लियर है? तो चौथा पार्ट क्या हो सकता है? करंट अफेयर। तो इंट्रो लिखते वक्त 4 बातें ध्यान में आपको रखनी है। पहला, हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? सेंट्रल थीम। मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है मेरा सेंट्रल थीम से ही बन जाए, 90% ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? जैसे इसलिए घबराना नहीं है, अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, एकदम हार्ट पिल्पिटेशन होने लगा, ऐसा लगा कि लिटरली मैं क्लास में देखता हूं, 8 अक्टूबर से जब मैंने क्लास स्टार्ट किया, मैंने देखा, मैं डेली क्लास में क्वेश्चन देता हूं और 20 मिनट का समय देता हूं। जैसे कल टाइमर लगा था आप लोग के लिए, वैसे टाइमर लगता है और बच्चों की हालत बहुत बुरी होती है। ठीक है? तो हम परेशान नहीं होना, हमें क्या जाके शांति से कर लेना है, सेंट्रल थीम। यही मेरा इंट्रोडक्शन। कुछ समझ में नहीं आए तो सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करके लिख दीजिए, सब बात भूल जाइए। ये रामबाण है। ठीक है? एटलीस्ट समय बर्बाद नहीं होगा, वरना मैक्सिमम लोग समय 2 से 3 मिनट इंट्रो सोचने में ही बर्बाद कर देते हैं। क्या लिखूं, क्या लिखूं, कुछ स्पेशल लिखना है, कुछ अपनी नॉलेज दिखानी है। अबे भाई नॉलेज मत दिखाओ, जो पूछा है उतनी बात बताओ। दूसरा बात मैंने क्या बताया आप लोग को कि मान ले क्या पूछा हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट बेस्ड, मान ले स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया है, तो हमें क्या देना है वहां पे? एविडेंस। वही मेरा क्या बन जाएगा? इंट्रोडक्शन। तीसरा क्या है? डेफिनेशन। यदि डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन के साथ मुझे क्या देना चाहिए? एग्जाम्पल्स और डेटा। एग्जामिनर उछल पड़ेगा कि अभी लड़के ने समझा भी दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया और डेटा भी दे दिया, तो एकदम समझ गया कि लड़का समझदार है। आपको क्या लगता है, आपके 4 पेज या 2 पेज या 1 पेज वो चेक करने बैठा है? पहले से 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में समझ जाएगा कि आप कितना पानी में, और वो सरसरी निगाह से देखते हुए आपको मार्क्स दे देगा। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। आपको ही मैं कॉपी दे दूं ना 10 कॉपी एक बच्चे को, आप पहले कॉपी तो बड़ा ध्यान से देखोगे, उसके बाद धीरे धीरे एकदम आपको भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। आप कैटेगराइजेशन कर लोगे, ये पॉइंट होगा तो मैं ये मार्क्स दूंगा, इससे कम हुआ तो मैं ये मार्क्स दूंगा। वो दिमाग में सेट हो जाएगा अपने आप। और वो पहला 2-3 पैराग्राफ पहले पेज से समझ में आएगा कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। इसीलिए हमें बहुत समझदारी से इंट्रोडक्शन को लिखना है, उससे समझ में आता है कि बच्चा क्वेश्चन समझा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है। एक और बात मैंने कल बात बताई थी कि मान ले डेटा नहीं है मेरे पास, एविडेंस पूछ रहा है, डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमेशा क्या, जैसे हमने पुलिसमैन का कहा कि अंडर स्टाफ्ड है, तो 1 लाख पॉपुलेशन पे भारत में कितने पुलिसमैन है, हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। अप्रॉक्स मान लेते कि 186 है एग्जाम्पल, विदेश में 200 से ऊपर है, बट हमें ये डेटा भी नहीं पता। तो मैं क्या कहूंगा कि एवरेज नंबर ऑफ पुलिसमैन पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन इज मच बिलो इन इंडिया इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड वर्ल्ड। खत्म हो गया मेरा काम। एग्जामिनर समझ गया कि लड़का समझदार है, मेरे को बात समझा दिया है, एग्जामिनर को इतना ही चाहिए। तो अब डेटा के पीछे भी एकदम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब कहोगे कि सर मैं डेटा कैसे पढ़ूं, खासकर जो पीटी दे रहे हैं उनके लिए ये एकदम रामबाण है। अभी हम डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि हमें लगता है अरे ठीक है, बट अब जब ये बातें आप समझ गए हो तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप ध्यान रख लो, इसको मेंस में कहां यूज करूंगा। पॉलिटी पढ़ रहे हो, अच्छा आर्टिकल ये है, मेंस में आएगा क्वेश्चन तो मैं ये आर्टिकल यूज कर दूंगा, ठीक है, ये केस यूज कर दूंगा। तो अभी से क्या हुआ, डेटा की ओर दिमाग, अभी तक ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, अब मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं, मेंस से। कोई भी डेटा आ रहा है वो डेटा इंपॉर्टेंट है, और उस डेटा को समझ लोगे, अच्छा पॉवर्टी इतना था अब इतना है, 30 सेकंड भी उस डेटा पे टाइम दे दिया ना, वो डेटा आपका हो गया। क्लियर है? और आपस में जब भी आप मिलते हो डेटा को यूज करो। अबे तुम्हें पता है पॉवर्टी में इतना था, वो भी कहेगा कि अच्छा मेरे पास भी 4 डेटा है, सुन
तुम्हें पता है तेंदुलकर कमेटी ने कितना कहा या रंगराजन कमेटी ने क्या कहा? आपस में ही जब आप डेटा का गेम खेलने लगोगे, डेटा याद हो जाएगा। चलिए, ये इंट्रो का पार्ट हो गया मेरा। अब हम लोग बॉडी की ओर मूव करते हैं। बॉडी, इंट्रो एग्जामिनर को ये बताता है, इंट्रो क्या बताता है एग्जामिनर को, कि आप क्वेश्चन समझे हैं कि नहीं समझे, ये पहला उसको व्यू दे देगा। बॉडी ये बताता है कि आप एनालिसिस करना जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, तो इंट्रो ने क्या बताया, इंट्रो ने क्या बताया एग्जामिनर को, कि आपने क्वेश्चन का डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझे हैं कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझा है कि नहीं। समझ गए, डिमांड समझे हैं कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझे हैं कि नहीं। और पहला जो परसेप्शन होता है ये इंट्रो ही क्रिएट करता है। लेकिन बॉडी क्या बता रहा है मेरा, कंप्लीट कंटेंट एनालिसिस, कि आप में एनालिटिकल कैपेबिलिटी है क्या। दूसरा क्या बताता है, कि आप कैसे इंसान हैं, स्ट्रक्चर्ड है या बस कुछ भी बात को कहीं भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। आप देखोगे बहुत लोग ऐसे होंगे, अपनी बात को सही से रख नहीं पाते, कुछ बोला फिर अगले बार कुछ आ जाएगा, फिर इतनी सारी बातें एक जगह बोल दी कि समझ ही नहीं आया कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट मूवी में थी ना, क्या था भाई, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही ये बात आप बॉडी लिखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं लिखूं क्या, एनालिसिस कैसे करूं, और वो बाबा हैपेजर जो मन में आता है अंडरस्टैंड लिखता चला जाता है, तो उसको पता ही नहीं कि लिखना। तो ये एग्जामिनर को क्या बता रहा है, एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर, कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर कर सकता है क्या, ऑर्गेनाइज्ड है क्या। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम पीटी मेंस होता है ये सब साइकोलॉजिकल एग्जाम है। आप लोग को लगता है कि एग्जाम है, बट ये साइकोलॉजिकल एग्जाम। ठीक है, आइए, इतना लेट क्यों अभिषेक, चलिए कोई नहीं, बैठिए। ठीक है, तो हमें क्या बताता है कि आप में एनालिटिकल कैपेबिलिटी क्या है, आप स्ट्रक्चर्ड हैं कि नहीं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं कि नहीं। अब ये देखिएगा आंसर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता चला जाएगा। क्लियर है, तो हमारा फोकस किस बातों पे होना चाहिए जब हम बॉडी लिख रहे हैं, तो एनालिसिस, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे हवा में बात कर देते। एग्जाम्पल, इंडिया हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी, कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया। इंडिया इज फेसिंग क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। अरे भाई, तुम्हारे कहने से मैं मान लूंगा क्या, एविडेंस कहां है, एग्जाम्पल कहां है, डेटा कहां है। मैं कह रहा हूं कि भारत में गरीबी है, एविडेंस दो। रंगराजन कमेटी के अनुसार गरीबी इतनी है, या आपने कहा कि भारत में गरीबी का पता ही नहीं है कि कितने गरीब लोग हैं, आपने ये बात लिख दी। लेकिन ये बात मैं कैसे मान लूं कि आप कह रहे हो और सही है। आप लोग को गर्मी लग रही है क्या, लग रही तो एसी चलवा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी में आपको बताना होगा कि तेंदुलकर कमेटी कुछ कहती है, रंगराजन कमेटी कुछ कहती है, तो मैं किस डेटा को मानूं, तेंदुलकर कमेटी को कि रंगराजन कमेटी को। इसका मतलब कि कंसेंस ही नहीं बन पाया है कि गरीब कितने हैं। एविडेंस दिया ना मैंने, किसको लाके, तेंदुलकर कमेटी को, किसको लाकर, रंगराजन कमेटी को। क्लियर है। मान ले हम कहते हैं कि अब जैसे भारत ने बहुत देशों की मदद की कोविड के दौरान, अरे भाई इससे मुझे क्या पता चला, तो जनरल स्टेटमेंट है। WHO ने कुछ कहा हो
तो WHO से एविडेंट करो कि भारत के बारे में क्या स्टेटमेंट है, यूएन ने कहा हो। तो जो आप बात लिख रहे हो उसको क्या देना है, एविडेंस। क्या देना है, बोलो। तो खाली हवा में बात नहीं करना है, क्या समझे। जब आप रिसर्च करने बैठेंगे तो रिसर्च, जब असली यहां की रिसर्च की मैं बात नहीं करूं, जब पेपर पब्लिश करेंगे वहां एक लाइन लिखेंगे तो आपको कोट करना होगा कि भाई किसने कहा, किस ऑथर ने कहा, ये किस बुक में लिखा हुआ है, किस जर्नल पेपर में लिखा है। तो आप एक लाइन भी लिखेंगे वहां पे तो साइड में यहां पे ऑथर, मान ले मैंने कोई बात कही है तो यहां लिखा है रहेगा कुमार, और कब कही, 2020 में कहा। तो हमने क्या दिया, एविडेंस। तो चौथी बात हमेशा गांठ बांध लेना है, हमें क्या देना है, एविडेंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पांचवा। मैं पांचवा नेक्स्ट पे लिखता हूं। पांचवा, अब यहां पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, या तो सीधा पैराग्राफ लिखना चालू हो गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब मान ले इसी में कह रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान ले कि अब इसमें तीन बात कही है ना, क्या क्या तीन बात कहा है देखो, मेरे को बताना आप लोग जब मैं वहां जाऊंगा अभी। तो बॉडी में अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मान ले हमें नहीं पता कि मेजर रीजन्स क्या है। ठीक है, मेजर रीजन्स ऑफ अर्बन। बहुत सारे बच्चे ये हो सकते हैं कि वो क्या किए, पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लिख दिया। जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो पॉइंट की क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, पॉइंट लिखूंगा। पहला पॉइंट क्या था बताओ, ओवर स्ट्रेच ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ओवर स्ट्रेच्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये मेरा क्या हो गया, एक डायमेंशन। ये मेरा क्या हो गया, तो मैं इसको, अब जो लोग कहते हैं ना कि मैं अंडरलाइन कहां करूंगा, तो अंडरलाइन कहां करोगे, ये भी बताते। मैं देखता हूं कॉपी देखता हूं, एक पेज में 15 अंडरलाइन कर दिए। अरे भाई, ऐसा लगता है कि हर जगह लाइन ही लाइन है। आलतू फालतू अंडरलाइनिंग नहीं करनी है। पहला अंडरलाइन मैंने क्या सिखाया था, कब करोगे, जब जब सब पार्ट को लिख रहे हैं। तो मान ली एक पेज में 2 सब पार्ट हुए तो 2 तो अंडरलाइन वहां हो गए। दूसरा अंडरलाइन कहां करना है, जब आप डायमेंशन दिखा रहे। इसके अंदर भी बच्चे जाके डायमेंशन के अंदर भी 4-5 अंडरलाइन कर देते हैं। अरे भाई, जब तुम मेन बात बता चुके हो कि ड्रेनेज सिस्टम एक मेन पॉइंट है तो उसके अंदर तुम्हें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। अब एक पेज में आई एम श्योर 5-6 डायमेंशन आ जाएंगे, या 4 भी आते हैं तो, और 2 सब कंपोनेंट। एक पेज में 5-6 अंडरलाइन बहुत है। आप क्या अंडरलाइन कर दोगे, इज पे भी, आर पे भी। उसको लगता है जितनी बार अंडरलाइन करूंगा ना उतना मार्क्स मेरा बढ़ेगा। भाई, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 ही जगह अंडरलाइन करना है। अब दूसरा पार्ट, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, एविडेंस दीजिए इसको। एविडेंस, इसको हमें क्या देना है, एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन किसके साथ करना है, एविडेंस के साथ। कोई डाउट। दूसरा पॉइंट क्या था बताइए, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन।
ये फिर मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन। फिर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन के साथ क्या दूंगा, एविडेंस। दो हो गए। तीसरा, तीसरा क्या है, नो नेचुरल बफर्स। तीसरा डायमेंशन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, पहले तो एग्जामिनर को समझाऊंगा कि नेचुरल बफर का मतलब ही क्या है। तो बताऊंगा नेचुरल बफर सच एज वेटलैंड्स, जो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब। अब मान लीजिए जो आप देख रहे हैं कंक्रीट फ्लोर, इस कंक्रीट फ्लोर की जगह धरती होती तो उस पर पानी गिरता तो क्या होता, पानी कहां चली जाती, ग्राउंड में। बट यहां कंक्रीट है, अब मैंने कंक्रीट बना दिया तो क्या पानी अंदर जाएगी, क्या नहीं। अब इसी पे पानी गिरती भाई फ्लड आ जाएगा। तो आपको ये बात समझानी हो, यहां फिर मुझे एक्सप्लेन करना है और क्या देना है, ऑलवेज। जैसे आज आपने सीखा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसी के साथ हमें क्या देना है, एविडेंस। हवा में बात नहीं करनी है। बोलो क्या देना है। आगे बढ़ते हैं। अब मान ले एक बात होता है, मैं ये देखा, एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने आंसर लिखा और इतना मुझे आता था कि एक ही क्वेश्चन को मैंने 9 पेज लिख दिए। तो मैं कहता हूं 9 पेज लिख के आप दुनिया के सबसे बड़े गधे हो, उससे बड़ा अवार्ड आपको मिल नहीं सकता। क्योंकि आपने जब 9 पेज लिखा तो 3-4 क्वेश्चन का तो समय खा गए। अबे मार्क्स जितना मिलना है उतना ही मिलना है, और 9 पेज की नॉलेज आपकी हो नहीं सकती है। तो आपने क्या लिखा है, फालतू बातें, इज एम आर, एक ही बात को रिपीट करके इधर उधर, कान इधर से पकड़ रहे हैं, फिर इधर से पकड़ रहे हैं, फिर इधर से पकड़, फालतू बातें कर रहे हैं। यह भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में बच्चा 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट में फालतू बातें। मैं पूछा क्यों लिख रहे हो, सब उसको पता चलेगा कि 10 पॉइंट है। पॉइंट से मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट से मतलब है कि कितने काम का डायमेंशन है। अब वहां पे आपको क्या करना चाहिए, ये वर्ड का मतलब समझते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वर्ड का मीनिंग कितने लोग समझते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताइए। कोई तो होगा यार, इतने सालों से पढ़ रहे हो मैथ। अब इतने में बोल देते हैं, यही भी प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में कि जो बताना है उसके पहले भूमिका, सीधी बात बताओ। अब एग्जामिनर में बात समय नहीं बर्बाद, सीधी बात बताओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बताओ। नहीं, म्यूचुअली क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये देखो, ये देखना, दो यहां बोर्ड दिख रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है, सेकंड वाला ना, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे तो तुम लोग लुटिया डुबो दोगे अपनी। एक्सक्लूसिव है ना, एकदम म्यूचुअल, मतलब दोनों का कोई भी पॉइंट सेम नहीं है। हम यहां क्या लिखे, 1 2 3, इसका मतलब अब देखो, यहां ध्यान दो, ओवर स्ट्रेच ड्रेनेज सिस्टम एकदम कंप्लीट अलग पॉइंट है, अनप्लान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अलग पॉइंट, नो नेचुरल बफर्स कंप्लीट अलग पॉइंट। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक ही पॉइंट का 4 पॉइंट मत बनाओ, समझो। एक जगह लिख दिया कि नो नेचुरल बफर्स,
खत्म हो गए, फिर अगला पॉइंट लिख दिया कि वेटलैंड को भी खत्म कर दिया। अरे भाई एक ही बात है, 10 पॉइंट झूठ मूठ का क्यों बना रहे हो? तो यही 3 पॉइंट बताओ या 4 पॉइंट बनाओ और उसके बाकी पॉइंट्स उससे रिलेटेड उसमें कॉमा 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 करके ये अंदर डाल दो। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए बॉडी में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होना चाहिए? बोलो एक साथ। अरे मुझे सुनाई नहीं गया। क्लियर है? एकदम दिमाग में ये सब बातें रख लेनी है। आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट आप और लिख लो। मैं कहूंगा एक सब कंपोनेंट के अंदर 4-5 से ज्यादा पॉइंट्स मत रखो, ठीक है? ज्यादा। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना चाहता हूं, जहां पे ये समझ लो कि आज एक रामबाण है, ऐसा रामबाण जिससे आज तुम्हारी जीवन का एक मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। जिसे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे कितना पेज लिखना है, या एक पेज में भी कितना पार्ट लिखना है, मुझे 2 पेज लिखना है कि 2.5 पेज लिखना है कि 3 पेज लिखना है, 3.5 पेज लिखना है, कितना लिखना है? अब जब इसका ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लिख दिया, मान ले क्वेश्चन में 3 सब पार्ट है, तो एक पार्ट को लिख दिया 2.5 पेज और अगले पार्ट को इतना छोटा और अगले को उससे भी छोटा। कैसा गया एग्जाम? सब बहुत अच्छा। फालतू बातें। तो आज अभी हम लोग सीखेंगे इसी 15 क्वेश्चन पे। क्या सीखेंगे? 15 क्वेश्चन पे हम अभी डिसाइड करेंगे कि मार्क्स कितना हर सब कंपोनेंट का है और उसके करस्पॉन्डिंग पेज कितना एलोकेट करना है। ध्यान में रखेंगे? क्लैरिटी है यहां? अभी देखते हैं। अब ये बात सीख गए तो आप समझ लो कोई क्वेश्चन दुनिया का मिल जाए, आपको आंसर नहीं भी आता है, आपने जो पूरी पढ़ाई की है उसकी हेल्प से भी आप लिख दोगे, ठीक है? सिंस हमें पता नहीं होता है तो हमें लगता है कि हर चीज 2 ही पेज लिखना है या 2.5 पेज लिखना है। आप अभी बहुत हंसी आएगी कि हो सकता है मेरे को आधा पेज ही लिखना। अभी देखेंगे हम लोग। तो मैं ये नए पेज पे ले लूं क्योंकि ये तो बड़ा घचपच हो गया है ना? तो मैं इसको नए पेज पे लेता हूं। एक बार उनको प्रवीण जी को बुलाइएगा, बाहर से किसी को। अंजलि कहाँ है? अच्छा हाँ, बहुत एब्सेंट होती हो। एब्सेंट नहीं होना है, ठीक है? चाहे हॉस्पिटल में रहो या कहीं रहो, मुझे मतलब नहीं है। और यदि जिन लोगों को बहुत छुट्टी लेने, एक ये वाला फिर से डाल दीजिए PDF, क्योंकि वो इसको बहने दीजिएगा। हाँ ये बहने दीजिएगा, बट एक बार और डाल दीजिए। हाँ अरे नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन का ही PDF को फिर से लाइए, इसको बहने दीजिए ऐसे ही, बट एक बार और इसको ओपन कीजिए, ठीक है? या तो प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, जिन लोगों को आराम का शौक है, शादी में जाने का शौक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक है। किसने कहा है प्रिपरेशन करने के लिए भाई? इतने लोग हैं, बाकी जो सिंसियर होंगे वो देंगे एग्जाम। मैं देखता हूं 1 दिन लोग आते हैं, 2 दिन गायब हो जाते हैं और उनको चाहिए भी रिजल्ट, लेकिन अपने जीवन का 9 महीना 10 महीना भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको बनना है सिविल सर्वेंट। अरे ऐसे थोड़े होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो इतने बॉन्ड हैं कि पार्टी के साथ भी शादी के साथ भी बन सकते हैं, मैं कहूंगा कि फिर वो कहीं और जाके बने। जो डेली, आप सबने ओथ ली थी ना कि डेली क्लास में आएंगे, एक स्टूडेंट नहीं मिला मुझे जो डेली क्लास आता। आप आते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू, गुड। वो लड़का कितनी दूर से आता है लेकिन आता है डेली। शादी में चले गए, अरे 9 महीने बाद चले जाना है यार, जीवन थोड़े खत्म हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग तोड़ते हैं सब चीज को। अब इसको एक बार वापस ब्रेक करेंगे। अब इस बार ब्रेक क्यों करेंगे हम लोग? पहली बार ब्रेक किए थे सब कंपोनेंट को समझने के लिए, ठीक है? अब हम लोग तोड़ेंगे मार्क्स को समझने के लिए, ठीक है? तो हमारा पहला पार्ट क्या था, एक बार फिर से बताओ मुझे, फटाफट हम लोग कर लेंगे इसको।
हमने पहला देखा था आर्ट एंड, पहला। दूसरा क्या था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाला, हमें पाला के बारे में बताना था। तीसरा हमने देखा था कंपेयर करना, तो ये तीसरा। चौथा क्या था, ऑल्सो मेंशन हाउ पाला आर्ट इज एसोसिएटेड। और पांचवा पार्ट क्या है मेरा, कंक्लूजन। अब 5 पार्ट हो गया, ये पार्ट हमें इसमें सब कंफर्टेबल है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब देखिए, अगला 5 मिनट मुझे सब छोड़ दीजिए, वहां सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 5 मिनट, हम्बल रिक्वेस्ट, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स 5 मिनट सब छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां बोर्ड पे अब 5 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं, 38। कितने मार्क्स हैं, 38। अभी यूपीएससी के बाद के लिए बाद में करेंगे, अभी बीपीएससी के लिए हम लोग थोड़ा समझ लें। 38 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कितने हैं मेरे, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके अंदर भी इंट्रो वाला ये पार्ट है, कंक्लूजन वाला ये पार्ट है, ठीक है। तो जनरली इंट्रो एंड कंक्लूजन कितने परसेंट मार्क्स होते हैं, 10 से 15%। कितने, 10 से 15%। तो 38 का 10% कितना हुआ, हम एक मिनिमम लेके ही चले, 4 नंबर के आसपास। और कंक्लूजन भी 4 नंबर, हम यही लेके चलते हैं कि 10%। और बॉडी कितना है, 70 to 80%, यही है। तो ध्यान रखेंगे, इंट्रो हमारा कहां जा रहा है, 10 से 15%, और बॉडी कहां जा रहा है, 70 to 80%। थोड़ी देर के लिए हम फिक्स कर देते हैं कि इंट्रो एंड कंक्लूजन 10-10% है मेरा, कोई दिक्कत। तो बॉडी कितने में फिक्स हो गया, 80 पे। हम यही थोड़ी देर के लिए अपना रेशियो मान के चलते हैं, इंट्रो 10, बॉडी 80, कंक्लूजन 10। कोई डाउट, 1-2% इधर उधर वैरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब तो हमने 4 नंबर किसका है हमारा, इंट्रोडक्शन 3.8 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4। तो मेरा इसके लिए कितना मार्क्स चला गया, 4 मार्क्स। और कंक्लूजन के लिए कितना चला गया, कंक्लूजन के लिए कितना चला गया, तो 38 में से 8 चले गए, कितना, 8 तो गया अब मेरा। अब मेरा कितना बचा, 30, ठीक है 30। अब 30 में मेरे कितने क्वेश्चन बचे, 2 1 2 3। तो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरा, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। और यहां तो ये तो मेरे को दिमाग में पहले, अब ये सब हमको कब करना है, उस 2 मिनट में। तो कल जो बॉन्ड बन रहे थे, जब मैंने टाइम दिया कि आप लोग लिखिए, सब मैंने कर लिया है 30 सेकंड में। प्लीज मेरी क्लास में बॉन्ड ना बने, जितना टाइम दिया गया है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, क्वालिफाइड हूं, दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया, क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजरना चाहता हूं, आपको टाइम देना चाहता हूं, आपको दिमाग को समझने के लिए टाइम देना चाहता हूं, ठीक है। और मैं बताता हूं, इतने सारे कोचिंग हैं, कोई ऐसी क्लास न ली होगी, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं होता है। नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूट है जिनका फोकस आंसर राइटिंग पे है, क्योंकि उन्हीं को खुद नहीं आता है, वो क्या बच्चों को सिखाएंगे। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस बात को ध्यान से देखिए। तो पहले में हमने क्या ये कर लिया, मार्क्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 38 हो गया क्या बोर्ड पे। हमने इंट्रो को कितना दे दिया, 4 नंबर, कंक्लूजन को 4। तो पहला हमारा होगा कि इंट्रो और कंक्लूजन को मार्क्स डिवाइड करो, 4-4 हमें पहले से पता है, तो हम पहला 8 मार्क्स तो वहां एलोकेट कर ही देंगे। बाकी कितना बचा, 30। 30 में 3 क्वेश्चन है, तो कितने पहुंच गए, 10 10 10 10। क्लियर। अब देखते हैं, तो हमने पहले क्या एलोकेट कर दिया, मार्क्स। अब हम लोग एलोकेट करते हैं पेज। हमारे पास पेज अभी कितने हैं, 38 नंबर के लिए 4। मैं कहता हूं 4 पेज से एक पॉइंट भी लिखना पाप है, क्योंकि आप जितना आगे लिखोगे पीछे क्वेश्चन छूटता चला जाएगा।
तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा उनको बस इतना ही कहना है, वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि आप 4 पेज से जंप कर दे। अब सोचिए हर में आधा आधा पेज जंप कर गया, तो कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको? 8। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन गया। तो इसीलिए हमें जो आंसर लिखना है ऑलवेज ऑलवेज 3.5 से 4। आप मान के चलिए, मैं ये भी कहूंगा कि 4 पेज नहीं, कितना? जब 3.5 पे हाथ रोकना स्टार्ट करोगे तो कहां पहुंच जाएगा? 4। तो हमें 3 पे ही हाथ रोकने लगना है कि वो कहां पहुंच जाए। अपर लिमिट कितना है? 3.5। अरे 3.5 में जब अपनी बात नहीं बता पाए तो आपको लगता है आधा पेज और या आधा पेज और लिख दोगे तो बात बता दोगे? नहीं, इसलिए आप ज्यादा लिखते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्लैरिटी है? अब हम लोग पेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सीख जाओगे ना तो काम आसान हो जाएगा, मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं। अब पेज देखो, 4 नंबर, ठीक है। तो हम यहां पे हाफ पेज एलोकेट कर सकते हैं क्या? कंक्लूजन को भी हाफ पेज एलोकेट कर सकते हैं क्या? तो मेरा कितना चला गया? 1 पेज, ठीक है। और अब ये 10-10 के 3 बच गए, तो ये कितना हो गया? 1 पेज, 1 पेज, 1 पेज। तो 4 पेज को माने तो हमारे 3 पेज यहां चले गए और आधा आधा पेज यहां चला गया। तो अब देखो, मान ले अब ये वाला पार्ट सेलिएंट फीचर्स आपने 1.5 पेज में लिख दिया, तो आपने किसका स्पेस खा लिया? लेकिन आपको पहले 2 मिनट में पता है कि नहीं मुझे सेलिएंट फीचर्स कितने पेज में लिखना है, उससे ज्यादा मेरी औकात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है। मैं जैसे ही 1 पेज से ज्यादा एक्सटेंड करूंगा, मैं किसी और क्वेश्चन का टाइम और स्पेस खा रहा हूं। और एग्जामिनर मुझे ज्यादा लिखने का मार्क्स नहीं देगा, मुझे एग्जामिनर उतने ही लिखने का मार्क्स देगा जितना उसका टाइम, मार्क्स, स्पेस दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैंने कहा, आपने कहा, आप कहोगे कि सर आपने तो 4 पेज का बता दिया, हमें लिखना कितना है? 3.5 पेज। बट आधे पेज को आप इन चारों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कम करोगे तो कितना पहुंच जाएगा? 3.5। बट अपर लिमिट तो मेरा फिक्स है। क्लियर है? अपर लिमिट क्या है? फिक्स है। लेकिन आप देखिएगा, यही क्वेश्चन अभी बच्चों ने लिखा है तो 2-2 पेज लिख दिया। सेलिएंट फीचर्स, क्यों? हमको नॉलेज दिखाना है। अरे नॉलेज उतने में ही दिखाइए 1 पेज में। नॉलेज का मतलब ही होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है विद इन द टाइम स्पेस, उसी में लिखने को नॉलेज कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 3 घंटे का ही पेपर होता है या 2 ही घंटे का पेपर होता है? वो तो सकता था कि 200 दिन दे दे। तो नॉलेज चेक में टाइम और स्पेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अपनी बात को इतने ही शब्दों में लिख पाते हो क्या? सिविल सर्वेंट बने हो आप, वहां इतने लोगों से मिलना है, आप अपनी बात कहने के लिए क्या 500 वर्ड यूज करते हो या नपी तुली 5 बात करते हो? 500 वर्ड का बात करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत सारी गलती बात कर जाओगे। तो इसीलिए जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है, कितने कम शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा। कोई डाउट? डन? आगे बढ़े? तो अब हमने पेज एलोकेशन भी कर दिया क्या? तो यहां एकदम दिमाग में क्लियर हो गया। तो पहले 2 मिनट में हमारा काम क्या क्या हो गया? देखो काम बढ़ गया ना। पहले क्या हुआ? हमने पहले क्या किया? अब बताइए, पहले 2 मिनट में हम लोग क्या क्या करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट देखते हैं एग्जैक्टली। दो मिनट चालू हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला काम क्या होता है जब क्वेश्चन देखते हैं?
सेंट्रल थीम। तो सेंट्रल थीम क्या है अपना, टेस्ट। और यहीं पे लिख देते हैं हम क्या, 1। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 2, ये एग्जामिन हमें करना है हर पॉइंट्स को, 3। चौथा क्या हो गया, ऑल्सो डिस्कस कॉज, चौथा। रिजल्ट, 5वां। ठीक है, इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, वो समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ संथाल विवोट, सेम एज मुंडा। तो यस एंड नो। तो यहां हो गया 5वां, सॉरी 6ठा, 7th एंड 8 कंक्लूजन। ये तो हमने बता दिया, ब्रेक कर लिया हमने। अब हमारा दूसरा काम क्या है, देखो अब टाइम कितना बचा है, 1 मिनट गॉन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या डिसाइड करना है, मार्क्स। तो चलो हम 4 किसको दे दिए, इंट्रो को, कंक्लूजन को। अब हमारे पास कितने बच गए, 30 बच गए। अब 30 में देखो मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं, 2 और 3 ये मिलके ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन है। फिर 4 5 अलग हो गया, 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन, मतलब 2 4 और 1 5 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हैं, 30। इसका मतलब कि यहां मुझे 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। बट अब ये देखिए यस और नो, तो हम यहां थोड़ा सा कम कर सकते हैं, स्कोप है मेरे पास। ठीक है, 10 to 2, टाइम गॉन, टाइम गॉन हो गया ना। प्रैक्टिस धीरे धीरे, 1 2 दिन नहीं, 2 3 4 महीने करते करते क्या होगा, एकदम फटाफट दिमाग काम करेगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप भी पहला एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इट विल टेक टाइम, बट मुझे 30 सेकेंड की जल्दी नहीं है। आप 1 मिनट में करो, आपके पास 24 मिनट होता है। मुझे पहले से पता है कि मेरे को कितना लिखना है, मैं आराम से लिख दूंगा। क्लियर है, आप यदि पूरा लिखते तो 4.5 पेज लिखते, अब आपको कितना लिखना है, 3.5 पेज। तो टाइम तो है मेरे पास। क्लियर है, चलिए यहां डन हो गया। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बताइए बताइए, मार्क्स एलोकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, मार्क्स एलोकेशन करते हैं। बताइए पहला क्या है, गेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1। दूसरा मेन फैक्टर्स 2। तीसरा ऑल्सो क्या है, हाउ दिस रिवोल्ट बाउंड ब्रिटिश टू चेंज देयर पॉलिसीज इन इट, 4। एंड वॉज दैट रिवोल्ट ऑफ इट जस्ट अ सिपॉइंट, इसमें भी 2 हमें बात बतानी है। ठीक है, यस एंड नो। तो ये हो गया 5 और ये 6। बट सिंस एक ही का पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको मार्क्स कम एलोकेट करूंगा, मतलब मार्क्स एक ही लिखूंगा, उसके दोनों पार्ट लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक ही मार्क्स के अंदर 2 पार्ट डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल में मानूंगा 5। ठीक है, और 6ठा क्या हो गया, कंक्लूजन। क्लियर है। अब बताइए पहले को मार्क्स कितना दूं, रिवोल्ट ऑफ 1857, बताइए 4 मार्क्स, और कंक्लूजन को 4 मार्क्स, 8 चले गए। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे, कितने बचे, 1 2 3, 3 क्वेश्चन बच गए हैं। तो इसके हमारे पास कितने हैं, 10 10, और इसी के अंदर मुझे 2 पार्ट लिखना है। क्लियर है, एक यस और एक नो। हवा में मतलब यह कह देना कि मैं कह रहा हूं ना सर ये सिपोइमेट्री नहीं थी, तुम कौन, स्कॉलर को लेके आना है, स्कॉलर्स को लेके आना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट किया, 2 3 वहां ले आइएगा, 2 3 यहां ले आइएगा। क्लियर। अब हम लोग कहां, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, पेज कितना हो गया, हाफ पेज, हाफ पेज हो गया ना। यहां कितना, हाफ पेज, यहां कितना हो गया, 1 पेज, यहां कितना, 1 पेज, यहां कितना।
तो देख लो, अब मेन फैक्टर्स यही लोग 2-2.5 पेज लिख देते हैं। आपको पहले ही पता चल गया कि भाई 1 पेज से ज्यादा नहीं लिख सकता मैं, अब 1 पेज ही लिख सकता हूं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लाना है। हवा में बातें नहीं, बहुत लोग होता है कुछ भी नॉनसेंस पहले लिख दिए। पहले क्या लाना है हमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी के अनुसार हमें क्या लाना है? पॉइंट्स को। मान ले 4 डायमेंशन है, इसीलिए आपने देखा 1 पेज में 4-5 डायमेंशन से ज्यादा लिख सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में 4-5 डायमेंशन से ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। अब हमें लेकिन डायमेंशन को भी क्या देना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर। यही नॉर्म सब जगह होता है। आपके घर में भी यदि खाना परोसा जाता होगा तो जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उनको सबसे पहले दिया जाता होगा, या आप कहीं भी जाते हैं आप नमस्कार करें तो जो सबसे पहले बड़े मेंबर होंगे उनको सबसे पहले आप। तो यहां भी वही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रायोरिटी कहां देंगे? फिर ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बताइए। हाँ, अब ये हमारा वेस्टर्न एजुकेशन है। रुकिए एक बार, ये हो गया मेरा पहला। दूसरा क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न 1813 टू, तो ये सेकंड है मेरा। थर्ड क्या है? शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ वेस्ट इन मॉडर्न एजुकेशन। और चौथा क्या हो गया मेरा? कंक्लूजन। क्लियर है? तो अब मार्क्स एलोकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। मार्क्स बताइए कितना है? यहां 4 मार्क्स, यहां कितना? 4 मार्क्स, ठीक है। 8 चले गए। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 2, तो ये कितना हो गया? देखो अपने आप क्वेश्चन बता दिया कि ये कितना मार्क्स चाहिए इसको, 15, ठीक है। एक क्वेश्चन और डाल देता तो ये कितना हो जाता? 10। तो अब 10 के अनुसार लिखना है, 10 में 15 वाला मत लिखे। समझ में मेरी बात? 10 में 15 वाला ना लिखें। ये नहीं कि सर मुझे पूरा आता है, सर ये लो 3 पेज। अरे भाई मुझे, मैं तो हंस रहा हूं, गधे को मैंने 1 पेज मांगा था 3 पेज दे रहा है, इसका 2 क्वेश्चन तो पक्का छूटा। मैं हंस रहा हूं एज अ टीचर तुम पे, कि इससे बड़ा गधा हो नहीं सकता है। मैं 1 पेज लिखने को कह रहा हूं, ये 3 पेज लिख रहा है, इसका मतलब कि इसको समझदारी ही नहीं है। क्लियर है? और ये कितना मार्क्स हो गया? अब पेज एलोकेट कर ले। ये कितना? हाफ पेज। ये कितना? हाफ पेज। ये कितना हो गया? अब 1.5 पेज। ये कितना? इसका मतलब कि 3 भी क्वेश्चन होगा तो 1.5 पेज से ज्यादा तो मुझे लिखना ही नहीं है। तो मैं क्यों घबरा रहा हूं? नहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, इतना पढ़ा हूं, मिला जुला के सरकार बना देंगे, 3-4 डायमेंशन खोज लेंगे। खोजना 4 ही डायमेंशन, बट हमारे मन को तो पहले से पता भी 4 पेज लिखना है। अरे 4 पेज, सबका 4 नहीं लिखना है, मिला 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए एकदम शांत, कोई दिक्कत नहीं भी आता है मैं खोज लूंगा। इतना पीटी पढ़ा हूं, इतना मेंस पढ़ा, इतना सबने पढ़ा है। इस बार के मेंस बैच में करीब 700 पेज से ऊपर का नोट्स मैंने दिया, और दिया ही नहीं, उसको पढ़ाया भी, समझाया भी, दिमाग में भी डाला, और साथ ही साथ लिखवाया भी। मोर देन 70 से 80 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम में बैठ के लिखा, और उसको मैंने चेक भी किया हर स्टूडेंट का। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि देख लीजिए, कंटेंट के पीछे जो आप भाग रहे हैं, कंटेंट के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि मुझे लिखना कैसे, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर इतने पे प्रैक्टिस काफी हो जाएगी 15 क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ऑकस। ये क्या हुआ? 1। फिर व्हाट विल डू? 2, ठीक है। तीसरा, सिग्निफिकेंस फॉर द वर्ल्ड, 3, स्पेशली फॉर इंडिया, 4, वाई चाइना आर्ग्यूज अगेंस्ट, 5, और छठा
कंक्लूजन। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा क्या है, व्हाट विल ऑकस अलायंस विल डू, तो पहले ऑकस बताइए। ठीक है, तो कितने मार्क्स हो गए मेरे इधर, 4 मार्क्स। ये कितना हो गया, 4 मार्क्स। कितना चला गया, हाफ पेज। ये कितना चला गया, हाफ पेज। अब हमारे पास 8 नंबर तो गॉन हो गया है। अब हमारे पास है 2 3, लेकिन इसी में देखिएगा व्हाट विल ऑकस अलायंस विल डू। तो मैं यहां क्या करूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि इंट्रो ही लिखते वक्त 1-2 नंबर और ले लूंगा और इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां इसको ये धीरे धीरे आएगा हम लोगों में, अभी हम लोग ब्रॉडर समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बच गया क्वेश्चन, 1 2 और 3 क्वेश्चन है। तो ये हमारा 10, ये 10 और ये 10। कितना पेज, 1 पेज 1 पेज 1 पेज 1 पेज ही तो लिखना है। तो मैं क्यों टेंशन में मरा जा रहा हूं, 4-5 डायमेंशन खोज लेंगे और जब पढ़ेंगे तो हम लोग इतने डायमेंशन पढ़ेंगे आराम से लिख लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, एमएसपी क्या है, पहला। वेरियस इशूज 2। फिर ऑल्सो मेंशन रेशनल एंड चैलेंजेस बिहाइंड द लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। और 5वां कंक्लूजन। अब हमको पहले से पता है इंट्रो एंड कंक्लूजन। इंट्रो कितना गया, 4 मार्क्स। कंक्लूजन कितना गया, 4 मार्क्स। फिर ये कितना गया, अब कितने बचे क्वेश्चन, 2 ना, 15 मार्क्स। अच्छा 3 कहां हुआ, अच्छा ठीक है, रेशनल एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो आप इसको इसमें मर्ज कर दिया है मैंने। ठीक है, 15 मार्क्स हो गए थे, डन है। पेज उसी के करस्पॉन्डिंग 1.5 पेज, इधर हाफ पेज, इधर 1.5 पेज। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए डेप्रिसिएशन। तो अब मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं समझाऊंगा डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। ये ठीक है, और जब भी डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल जरूर लेना। डेप्रिसिएशन का कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है क्या, कोई डेप्रिसिएशन समझा सकता है क्या मुझे। अभी आप इकोनॉमिक्स हो गई है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। अच्छा एक एग्जाम्पल, फिर कहानी मत कहो, सीधी बात करो। डिप्रिसिएशन जनरली हम कहां यूज करते हैं, करेंसी के टर्म्स में, इन्फ्लेशन में। हाँ सही निकला, कान बोला। हाँ बताइए आप। जैसे हाँ बोलते हुए सुन रहा हूं, बोलो बोलो। $1 इक्वल टू, आपने कहा 1 रुपी। ठीक है, फिर हाँ तो ये क्या है, तो ये क्या है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो घबराती क्यों, बहुत अच्छा तो आंसर दिया। ठीक है, इसका मतलब देखो अब कैसे, पहले 1 रुपया चाहिए था $1 खरीदने के लिए, अब कितना चाहिए, ठीक है, कितना खरीदने के लिए, $1। तो आपके वैल्यू ऑफ रुपी क्या हुई, बट वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ, यहां पे हम करेंसी $1 के टर्म्स में।
ठीक है, मतलब कि अभी $1 इक्वल टू 80 रुपीज है और फिर $1 इक्वल टू 90 हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन? पहले 80 रुपए चाहिए थे खरीदने के लिए $1, अब ये सब एग्जाम्पल आप जब डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करोगे तो एग्जाम्पल दोगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप समझ रहे हो उस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, 1 नंबर मेन रीजंस 2, आगे क्या है, हाउ इट इंपैक्ट 3, व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड 4, और 5वां क्या है, कंक्लूजन। क्लियर है? अब हम मार्क्स एलोकेट करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन कितना हो गया, 4 मार्क्स, ये कितना हो गया 4 मार्क्स, बाकी कितने बच गए हमारे 3 क्वेश्चन, कितने हो गया 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, कितना 10 10 10। पेज कितना हो गया, हाफ पेज, हाफ पेज, फिर 1 पेज, 1 पेज, और कहां गए थे नीचे 1 पेज। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है। आप मत बताइए, सो देखिए क्वेश्चन कहां है। वही क्वेश्चन 15 नंबर का हो सकता है तो मैं और लिखूंगा, वही क्वेश्चन 10 नंबर का होगा तो मैं कम लिखूंगा। आप भी जब काम करने कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि भाई इतने पैसे में इतना ही काम होगा, ऐसा थोड़े कहते हैं कि इतने पैसे में मैं इतना काम कर दूंगा। तो ध्यान रखना इस बात को, एक क्वेश्चन को अलग अलग मार्क्स के अनुसार अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस, बाकी आप लोग घर से प्रैक्टिस करके लाइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। बढ़े, चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय, एक क्वेश्चन, दूसरा वेरियस मेथोडोलॉजीज पोजेड बाय वेरियस कमिटी फॉर कैलकुलेशन, 2 क्वेश्चन, तीसरा व्हाट आर द रीजंस दैट पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, 3, चौथा सजेस्ट एक्शन रिक्वायर्ड टू एड्रेस, 4, और 5वां कंक्लूजन। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर लें, मार्क्स एलोकेट कर लेते हैं। कितना 4 मार्क्स, कितना 4 मार्क्स, अब कितने बच गए 3, 30 मार्क्स, तो 10 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स। ठीक है, पेज, हाफ पेज, इधर हाफ पेज, इधर 1 पेज, इधर 1 पेज, इधर 1 पेज। क्लियर? अब इसमें बताओ 8 क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट हो? हाँ, अबे पूछ लो, मैं सामने हूं। ठीक है, फिर वहां जाओगे, फलाना भैया, फलाना भाभी 5 साल से प्रिपरेशन में है, 10 साल से प्रिपरेशन में है, सब फालतू बातें हैं। आप सामने क्लास में हैं, कोई छोटा से छोटा डाउट भी है पूछो, शर्माने की जरूरत नहीं है, और आपके क्वेश्चन पे कोई नहीं हंसेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी डाउट छोटा होता ही नहीं है। आपको लग रहा हो कि एकदम स्टूपिड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए मुझसे, लेकिन डाउट लेके घर नहीं जाना है। क्या डाउट लेके घर? बताइए, कोई क्वेश्चन? तो हाँ प्लीज। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैं समझ गया आपकी बात को। अब उसके लिए क्या है, उस सब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा।
जब आप उस चीज को समझ जाएंगे तो टर्मिनोलॉजी अपने आप ही जबान पे आ जाएगी। एग्जाम्पल, मैं आपको अगले 4 महीने के लिए ऐसे टापू पे छोड़ दूं जहां का लैंग्वेज आप नहीं समझते, आपकी लैंग्वेज कोई नहीं समझता है, लेकिन 4 महीने में मैं क्या देखने को मिलेगा बताइए? इनको मैं जहां छोड़ दूंगा 4 महीने में ये क्या करने लगेंगे? उनकी लैंग्वेज का कुछ वर्ड तो बोलना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे ना आप। ऐसे ही सब्जेक्ट में भी है, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने लगेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो उसके कीवर्ड्स जबान पे आना लगेगा। नहीं पढ़े हैं तो नहीं आ रहा है, या एक बार पढ़े फिर नहीं पढ़ा तो नहीं आया। क्लियर? जब आप पॉवर्टी पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, बहुत सारे कमिटी का नाम, ठीक है, बहुत सारे मेजर्स जब आप करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, दिस मेजर्स दैट, वो सब आने लगेंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लिए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर से पॉवर्टी हटाने के लिए क्या किया गया, सोशल मेजर्स क्या, वेलफेयर मेजर्स क्या, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपके पास आने लगेंगे। क्लियर है? और वो भी कैसे आएगा? जब ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, जब लिखेंगे मार्क्स कम आएगा, फिर से पढ़ेंगे, फिर जाके आप लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो क्या करेंगे आप लोग? रिवाइज। क्या करेंगे? मतलब आप लोग बना के लाएंगे। होमवर्क मुझे सबमिट कीजिएगा कल कि सर ये 7 क्वेश्चन पे मैंने ऐसे ऐसे पार्ट्स को तोड़ा है। तो ये सब चीज हम इतना अभी हम लोगों ने आई थिंक ऑलमोस्ट 4 घंटे का क्लास ले लिया, सिर्फ किस बात को समझने के लिए कि उस 2 मिनट में क्या करेंगे, कि उस 2 मिनट में वो 2 मिनट यदि क्लियर है तो अगला 22 मिनट केक वॉक होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो आप सरकार बना लोगे, क्योंकि इतना पढ़ के जाते हो आप एग्जामिनेशन समय, बहुत कंटेंट होता है। बट सिंस हम घबरा जाते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, इसलिए हम आते हुए चीज भी नहीं लिख पाते। लेकिन हम इसको इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि लगेगा कि मैं बोल रहा हूं ना, आप किसी को भी कह सकते हो आज से 5-6 महीने बाद कि सर आप क्वेश्चन दो, मैं आंसर लिख दूंगा। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि 30 में मेरे को 30 आ जाएगा, बट 30 में मैं 10-12 मार्क्स 13 मार्क्स तो ले ही आऊंगा। अच्छा स्टूडेंट है तो 20 लाएगा, लेकिन मैं भी 13-14 से कम नहीं, चाहे मेरे पास कंटेंट है या नहीं है। ये इस पे यदि प्रैक्टिस हो गई। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं एक कंपोनेंट और बचता है इसमें बॉडी में, हमारा डायमेंशन का। ठीक है, किस चीज का? डायमेंशंस। हम अब डायमेंशंस कहां लिख रहे हैं? मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट्स हैं? 4 सब पार्ट्स। एक क्वेश्चन के अंदर कितने सब पार्ट? एग्जाम्पल के लिए 4 सब पार्ट है। तो मान ले जब मैंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया तो सब पार्ट 1 आपने ये दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया यहां? उसके डायमेंशन। फिर मैंने क्या किया? सब पार्ट 2। अब एग्जामिनेशन में ऐसे मत लिख देना, जो सब पार्ट का मतलब जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। फिर इसका डायमेंशन, फिर यहां सब पार्ट, फिर डायमेंशन। क्लियर? और चौथा फिर सब पार्ट, फिर डायमेंशन। ये बात क्लियरिटी है? अब ये जो आप दिखा रहे हो ये सब क्या है? अलग, इस सब पार्ट का ये डायमेंशन है। पहले तो इस ओवरऑल क्वेश्चन का ये 4 डायमेंशन हो गया, सब पार्ट भी तो एक डायमेंशन ही है। और अब इस सब पार्ट के अंदर और डायमेंशन। क्लियर है? तो अब यहां जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो बस मान ले, चलिए एक क्वेश्चन ही लेते हैं।
ये क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन है आप सबके लिए, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। अब कह रहा है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। चलिए, ये मेरा एक डायमेंशन है, एक सब पार्ट है मेरे क्वेश्चन का। तो मैंने क्या लिखा, पहले एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया, अब मैंने क्या लिखा, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्री, मैंने इसको क्या किया, अंडरलाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब बताते जाइए आप लोग, देखते हैं, गलती करेंगे सीखेंगे हम लोग। बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, अरे बोलो, हाँ एक एक करके हाथ उठा के, हाँ बताओ क्या क्या जीडीपी में क्या, तो क्या लिखूं, एक लाइन बताइए क्या लिखूं मैं। इट कंट्रीब्यूट्स, हाँ बोलते हुए, डरिए मत, इट कंट्रीब्यूट्स about 17% in GDP of the country, ये आप लिखना चाहते हैं, डन, ठीक है। आगे बताइए, एक एक करके हाथ उठाइए, हाँ। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, चलिए डन। आगे बताइए, हाँ तो लिखते हैं, आप क्या बोलेंगे, भारत की, हिंदी वाले स्टूडेंट्स चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, भारत की जनसंख्या, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, यही लिख रहे हैं आप, डन। और कोई, अबे बोलो बोलो बोलो, एम्प्लॉयमेंट, तो ये लिख दिया ना, भारत की जनसंख्या इसी पे डिपेंडेंट है। अब देखो यही बात है क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही बात को दो बार नहीं लिखेंगे हम। आगे बताइए, तो आपके अनुसार ये एक डायमेंशन हुआ, दूसरा तीसरा, यही कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे बताइए कोई, हाँ प्राइमरी सेक्टर है, चलिए तो प्राइमरी सेक्टर तो हम एग्रीकल्चर को ही, एंड एलाइड को कहते हैं, तो इससे क्या बात पता चली, हाँ इससे कुछ बात पता नहीं चली। इट डिपेंड्स ऑन, पूरा स्टेटमेंट बोलिए, इट डिपेंड्स अपॉन, ये आप लोगों ने बताया कि इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे। अंजलि बताओ, अभी बोलो, ठीक है, हाँ चलो। अब देखो ये लिखा आपने, तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा, मान ले क्वेश्चन 5 नंबर का है, 10 नंबर का, हम जनरली देखें 10 नंबर का है, ये 4 पॉइंट आपने लिख दिया, 4, तो कितने मार्क्स मिलेंगे बताइए। यही क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा है, 10 नंबर का है, 4 पॉइंट लिखे हैं, कितने मार्क्स मिलने चाहिए मुझे, 4 मार्क्स। और कोई, 2 नंबर, ऐसा क्यों, अब चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इसी बात को लिखना कैसे है, आता सबको है बट लिखता नहीं है। देखिए क्या, ये क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 17% इन जीडीपी। तो मुझे इसी बात को कैसे लिखना है,
मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा ये लाल वाला दिखता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं लाल को देखने में, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, मैं दूंगा एक डायमेंशन। इसी बात को मैं क्या लिखूंगा, कंट्रीब्यूशन टू और अब मैं बताऊंगा कितना एविडेंस का है। एग्जामिनर क्या देखेगा, एग्जामिनर के पास समय नहीं इतना लंबा चौड़ा देखने के लिए। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लड़का समझ रहा है, खट आगे बढ़ गया मैं, तो मैंने उसी को कन्वर्ट किसमें कर दिया, एक डायमेंशन। अब एक्सप्लेन कीजिए इसको, एक दो लाइन, क्लियर है। दूसरा आपने क्या लिखा है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, या आप सेकेंड भी नहीं लिखना चाहते तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अंदर सेकेंड कर दीजिए। तो एग्जामिनर ने क्या देखा, खट खट, वो ऐसे देखता चला जाएगा, एग्जामिनर हमेशा ऐसे दिखेगा वर्टिकली, वो ऐसे ऐसे बहुत नहीं पढ़ेगा, समय की कमी है, बोर हो गया मैं, मेरे को खटखट दिख रहा है, मेरा काम आसान कर रहा। तीसरा क्या लिखा, भारत की जनसंख्या 3, तो मैं क्या लिखूंगा, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन। अब मैं इसमें एविडेंस दूंगा, कितना परसेंट पॉपुलेशन, तो मोर देन 50% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, उसका भी डेटा, उसमें भी एविडेंस दो, किसने कहा ये बात, पुट करो। चौथा क्या लिखवाया आपने, इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून, तो लिखे हो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। अब इसमें भी एविडेंस दो कि कितना रेनफेड है, कितना परसेंट आपका जो लैंड है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून है। अब ये बताओ, ये मार्क्स मैं एग्जामिनर हूं, आप अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो हाईलाइटेड भी है और इसी को एक्सप्लेन भी किया आपने, तो इस पे मार्क्स दूंगा कि मैं इस पे मार्क्स दूंगा, इस पे। तो पॉइंट भी लिखना है तो उसका हमें क्या लाना है, क्या लेके आना है, अब एक साथ बोलो, मुझे सुनाई नहीं जा रहा है, एक साथ हवा में बातें नहीं करनी है हमें, हवा में बातें नहीं करनी, क्लियर है। मैं अभी डेटा की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या आपने लिखवाया, जो आपने लिखवाया मैं वही बता रहा हूं कि उसको कैसे लिखना है, और ये पहले दिन से आप करने लगोगे ना, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक दो और लेते हैं। अब मान ले एमएसपी का ही बात, एमएसपी का ही है, ठीक है। एमएसपी क्या कह रहा है, what are the various that issue या also mention national mechanism of income support for the farmer। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगेन जैसे वो आप लोगों ने भी पॉइंट्स बताना स्टार्ट किया, तो आपने सबसे पहले बता दिया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, फिर जो मन में आया, हमें हमेशा प्रायोरिटी वाइज चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद फिर कौन सा इंपॉर्टेंट, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें जब भी डायमेंशन लेना है, हमें डायमेंशन क्या लेना है, एकदम ब्रॉड लेना है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है, और उसको हमें क्या देना है, एविडेंस। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और थोड़ा हम और अच्छा क्वेश्चन लेना चाहते हैं जिससे आप और समझ सको। चलिए यहां देखते हैं ये क्वेश्चन, What will AUKUS alliance will do? What are its significance for the world and especially for India? तो हम पहला वाला पार्ट ये देख लेते हैं, What is the significance for the world? ये थोड़ा हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर वर्ल्ड, तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा डायमेंशन ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ AUKUS फॉर वर्ल्ड। अब आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा नहीं है ये, ठीक है, नहीं पढ़ा है। ट्राइलेटरल सिक्योरिटी है और यूएसए है, चल ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो इस पॉइंट को मैं नहीं लेता हूं। हम लोग पॉवर्टी वाला क्वेश्चन लेते हैं। पॉवर्टी पे हम लोग आई थिंक बात कर सकते हैं। कहां तक, कौन सा क्वेश्चन पॉवर्टी था, हाँ, क्या है, व्हाट आर द रीजंस दैट पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, इसको ले लेते हैं हम लोग। क्या है, तो हमारा डायमेंशन क्या हो गया, कि रीजंस तो है ना हमारा, सब कम रीजंस फॉर poverty still exist in, हमने लिख दिया। अब बताइए क्या क्या हो सकता है, हाँ बताइए पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो लाइन पूरा बताइए, आप डायमेंशन बता रही हैं कि एक लाइन बता रही हैं, क्या बता रही हैं, इंक्रीजिंग, आप बता रहे हैं इंक्रीजिंग अन, तो ये रीजन है क्या पॉवर्टी का, आप ऐसे बता रहे हैं, बताइए, सपोर्ट कीजिए, मतलब आप सपोर्ट करेंगे ऐसे लिख के, चलिए डन। सेकंड बताइए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यही बात है, उसको फिर आप एविडेंस करेंगे, ठीक है। तीसरा बताइए, लैक ऑफ, तो हो गया ना, लैक ऑफ, और अच्छे से बताइएगा, चलिए फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, हाँ चलिए। चौथा, लो पेमेंट, लो पेमेंट से, चलिए आप बोल रहे हैं तो कैसे, एविडेंस कुछ, लेकिन मिनिमम तनख्वाह तो मिलती है, हमको डायमेंशन बताइए बस, कहानी आप बाद में लिखते रहिएगा। सॉरी, हाँ, लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, लेस प्रोडक्टिविटी इन लेस, अब इसको फिर एक्सप्लेन कीजिएगा कि एग्रीकल्चर ही रेम्यूनरेटिव नहीं है, पहले तो हम कम उगाते हैं तो सस्टेनेंस पर जितना खाना है उतना ही हो पाता है, ठीक है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और बताइए, हाँ फिजिकल, ये कैसे, हाँ ठीक है, और सीजनल, तो उसमें लिख देंगे ना, या वो भी ठीक है, और आगे माइग्रेशन, यस, तो मतलब मैं, अब आप लोग समझ गए पॉइंट, चाहे जो भी आप लिख रहे हो, आपको क्या देना है, डायमेंशन,
और डायमेंशन के बाद उसको हमें क्या देना है, एक्सप्लेनेशन। उसको हमें क्या समझाना है, एविडेंस। समझाते हुए हमें क्या लेना है, एग्जाम्पल, एविडेंस, डेटा। क्लियर है, क्लियर है। हम इतने पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है, 4-5 मोटी मोटी बातें लिख दें, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? मुश्किल से 3 से 4, एटमैक्स 4, उससे ज्यादा नहीं होगा एक क्वेश्चन के अंदर। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अच्छा, वो आज हम लोग बात करेंगे अभी इस क्लास के बाद, ठीक है। ये मैं एंड कर लेता हूं पहले, फिर हम लोग कॉल लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये तो सर कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक क्लास में और लूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कंक्लूजन, ठीक है। बट अभी वो हम छोड़े देंगे, पहले इस पे इतना काम होगा तो धीरे 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 बहुत चीजें हो जाएंगी, ठीक है। किसी को कोई और डाउट? नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से, हाँ प्लीज, आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ये वाला टॉपिक एंड करता हूं, ठीक है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, आप लोग आकर मेरे से अपनी कॉपी चेक भी करवा सकते हैं। तो आप लिख के लाएं और कॉपी भी मेरे से चेक करा सकते हैं, खासकर जो इस बार 67th मेंस लिख रहे हैं वो। बाकी हम लोग जब मेंस बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एंड करता हूं इस लेक्चर को। अब आगे हम लोग दो जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करें। हाँ पूछिए। वो अभी मैं आ जाऊंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए, तो मैं एंड करता हूं यहां क्लास को अभी, ठीक है। बाकी अब पूछिए एक एक करके। अच्छा हाँ, जो स्टूडेंट अभी क्रैश कोर्स हम लोग का 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, पूरे 150 घंटे से ऊपर क्लास चलेगी, ठीक है। हमने शेड्यूल भी बनाया है, मैं अभी शेड्यूल आप लोग के पास अभी चला जाएगा थोड़ी देर में। हमारा शेड्यूल ये है कि हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमी पूरा आपका चलेगा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे कवर होगा। हर दिन 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, 2:30 से 5, 5:30, ठीक है। सैटरडे को हमने बस एक छुट्टी देने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि आपको भी एक दिन तो ब्रेक चाहिए। अब हर टेस्ट के बाद, हर क्लास के बाद, जैसे से एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो एक उसका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो सेक्शनल टेस्ट भी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद आपका स्टार्ट होगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जब खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होगा तो उसके बाद स्टार्ट होगा आपका साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसके बाद हमारा जो है हिस्ट्री चलेगा, कि लास्ट में आपके पास हिस्ट्री ज्यादा रहेगा तो एकदम ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। और साथ में हम करंट अफेयर भी चलाएंगे, ठीक है। पूरा बिहार स्पेशल भी लास्ट में आपको, हिस्ट्री के बाद बिहार स्पेशल, और लास्ट में 4 फुल लेंथ टेस्ट। तो टोटल टेस्ट मिल जाएंगे आपको 10, ठीक है। क्लियर है? ये क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, ठीक है। अभी मैं इसका अनाउंसमेंट भी करूंगा, आप लोग के पास सारे ग्रुप्स में भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा, आप लोग एडमिशंस ले सकते हैं क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग को कोई और डाउट? ठीक है, तो आज आप लोग की क्लास एंड होती है।